नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ शरद। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान ब्रिगेडियर तरुण मदान जी हैं। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तरुण जी, आपका बैकग्राउंड डिफेंस सेक्टर से है जी। घर में कौन कौन है, थोड़ा सा एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ऐसा है, देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ रुझान जो है आदमी का रहता है बचपन में कि वो किस टाइप का काम करना चाहता है। मेरा रुझान जो था वो वर्दी की तरफ था। शुरू से ही बचपन से मुझे फौज का बहुत शौक था। तो इस टाइप का जब पैशन होता है और आदमी अपने पैशन को अपने करियर के साथ मर्ज करता है तो ये सारी चीज़ें फिर आपके जहन में बिल्कुल उतर के आती हैं और अब आप अपने करियर में ज़्यादा अच्छा करते हो। फादर भी हमारे बहुत सपोर्टिव थे, जबकि हमारे फादर बिजनेस में थे, लेकिन हमारे बहुत सारे कज़न्स जो थे वो फौज में थे। तो उनको देखा देखी और जो देश के हालात थे, जो देश की परिस्थितियाँ थी, तो हमेशा ये झुकाव था कि भाई मुझे फ़ौज में ही नौकरी करनी है और मुझे वर्दी से बहुत 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 प्यार है। यहाँ तक कि जब मैं रिटायर हुआ, आई फील दैट द यूनिफॉर्म वाज मोर लाइक अ सेकंड स्किन टू मी। जब वो वर्दी मैंने छोड़ी तो बहुत तकलीफ हुई। मतलब मेरे को अगर अगला जन्म भी मिले मैं तो सोल्जर ही बनना चाहूँगा, ये तो मेरी इच्छा है। ये ड्रीम जो आपका रहा डिफेंस की तरफ मूव होने का, ये बचपन से रहा या बीच में कोई ऐसी मोमेंट थी? नहीं, ये बचपन से था। मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड था कि मैंने यही काम करना है। मेरे बेसिकली दो पैशन रहे हैं ज़िंदगी में। वन वॉज डिफेंस एंड सेकेंड वॉज म्यूज़िक। म्यूज़िक का भी काफ़ी कुछ मैं शौकिया करता रहता हूँ, लेकिन डिफेंस मेरा पैशन था कि एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर जो है ये मैंने चुनना है। देखिए, उस ज़माने में इतनी सारी जो सुविधाएं होती थी जो आज के ज़माने में है बच्चों को, वो हमारे ज़माने में सुविधाएं नहीं होती थी। चाहे पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं हो, चाहे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो, जैसे आजकल सोशल मीडिया है, गूगल है, यूट्यूब है, उस टाइप की सुविधाएं नहीं थी। ये सारी चीज़ें हमको जाके लाइब्रेरी से खोज खोज के लानी पड़ती थी और कुछ मैगजीन्स वगैरह आती थी। अगर इम्तहान भी देना हो तो हमें दूसरे शहर में जाके इम्तहान देना होता था। तो ये सारे चैलेंजेस थे हमारे लिए। ऐसा नहीं आजकल के बच्चों को जिस शहर में है ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया, ये सारे चैलेंजेस थे। लेकिन येस, माई फैमिली वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। देखिए, फैमिली के सपोर्ट के बगैर आप कोई काम कर नहीं कर सकते, आप अचीव नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का भी। उन्होंने मुझे बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन जो है वो दी और सबसे अच्छा स्कूल जो है उसमें मुझे पढ़ाया। और मुझे आज जाके मालूम पड़ता है कि उन्होंने क्या किया मेरे लिए, क्या सेक्रीफाइस किया कि मैं इस स्थान पे जो है, ये माँ बाप का आशीर्वाद ही होता है। ईश्वर की कृपा रही कि जहाँ भी मैंने जो अचीव किया है ये सारा उनका आशीर्वाद था कि यहाँ मैं पहुँच सका हूँ। जीवन आपने डिफेंस में समर्पित किया। तो आपके भी दो बच्चे हैं, तो क्या ऐसी इच्छाएं हैं कि बच्चे भी देश को, अपने जीवन को समर्पित करें? बिल्कुल बिल्कुल इच्छा है। माय सन ट्राइड फॉर द एयर फोर्स, बट किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, लेकिन उसने बहुत ट्राई किया और मेरी भी इच्छा थी कि वो बिल्कुल जाए। देखिए, मेरा तो पैशन है। हम लोग तो ये जज्बा, ये जुनून लेके पैदा होते हैं कि हमारी पीढ़ियाँ जब पीढ़ियाँ हैं फौज में नौकरी करती रहें। तो ये हमेशा कायम रहा और हमने पूरी कोशिश करी। जब आपका समर्पण रहा देश के प्रति, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग कोई ऐसी मोमेंट जो हमारे दर्शकों को आप साझा कर सकें? बहुत चैलेंजिंग मोमेंट रहे। जम्मू कश्मीर में नौकरी, आतंकवाद, ये जो कारगिल ऑपरेशन हुआ जिसका भी आपने मनाया 25 साल, तो ये भी एक हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग मोमेंट था कि हमारी कुछ एक टुकड़ी उस जगह पे थी डिप्लॉयड, हम लोग कहीं और डिप्लॉयड थे। अब वो ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं, वो डिस्कस नहीं कर सकते आपके ऊपर मीडिया में, लेकिन मेरे जो अपने यूनिट के 2 जवान हैं उनको भी मैंने खोया। वो 2 जवान शहीद हुए। तो ये सारी और रादर माई सन वॉज बॉर्न ऑन द डे द कारगिल ऑपरेशन एंडेड। मतलब मेरी वाइफ फैमिली वे में थी और उन परिस्थितियों में आप जान सकते हैं कि अगला दिन क्या होगा, क्या कदम होगा, ये हमें भी मालूम नहीं था। तो ये बहुत सारी चैलेंजेस रहे। फिर जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद देखा, कुछ साथी खोए। देखिए, किसी की लाश उठाना इतना आसान नहीं होता, दिल पे बड़ा बोझ रख के ये काम करना पड़ता है। हमारे अपने एक बॉस थे, उनकी भी डेथ हो गई। तो ये सारे मतलब थिंग्स वर नेवर ईजी, लाइफ वॉज ऑलवेज फुल ऑफ चैलेंजेस। ये परिस्थितियाँ को आप देखिए, कुछ ऐसे होते हैं गलत व्यक्ति जो देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, और फौज हमेशा तत्पर रही है उनको चैलेंज करने के लिए, हमेशा चैलेंज करती रही है। मैं कहीं और भी किसी कार्यक्रम में बोल रहा था, देखिए कहीं कोई मैच हो रहा है, कहीं कुछ खेल रहा है, तो कोई प्लेयर बोल भी देता है ना अंग्रेजी में, इट वॉज नॉट माई डे, आई डिड नॉट परफॉर्म। बट एक फौजी ये चीज़ नहीं बोल सकता कि इट वॉज नॉट माई डे, आई विल नॉट परफॉर्म। वो परफॉर्म करता है। और कैसे करेगा परफॉर्म? अगर कुछ नहीं होगा तो अपनी जान का त्याग कर देगा, बलिदान कर देगा, लेकिन अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेगा।
अभी आपने चैलेंज की बात की, बहुत सारे चैलेंज रहे हैं, आपने अभी शेयर किया जी। उस समय जब आपने अपना कारोबार संभाला था, वो जो आपका दौर रहा उस दौर में, और जब आपने रिटायरमेंट ली और अभी के जो दौर में, ये तीनों समय में आपको क्या अंतर दिखता है? इस सब तीनों में पहले के कंपैरिजन करा जाए तो चैलेंज कम हुए हैं कि बढ़े हैं? चैलेंज बढ़े हैं। आज के भी जो नए अफसर भर्ती हो रहे हैं या जवान भर्ती हो रहे हैं, चैलेंजेस बढ़े हैं। देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड की सिचुएशन बदली हुई है, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, आजकल की जितनी भी लड़ाइयाँ युद्ध आप देख रहे हो, चाहे रशिया यूक्रेन या इजराइल हमास का, ये जो युद्ध चल रहा है, पहले ज़माने में मतलब इतनी टाइप की मिसाइल टेक्नोलॉजी या ड्रोन, ये सारी चीज़ें नहीं मौजूद थी जो अब मौजूद हैं। तो पहले जो आपका जो एनिमी है, आप उनको इन सब चीज़ों से ध्वस्त करते हो, फिर इन्फेंट्री का काम आता है और इन्फेंट्री का अटैक होता है। उस ज़माने में ये सब सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी। या आप बात करते हो सर्वेलेंस की, देख रेख की, दुश्मन के बारे में जानकारी लेना, इस टाइप की सुविधाएं नहीं थी। मैनुअल डिपेंडेंस ज़्यादा था, या अगर सुविधाएं थी तो बहुत कम थी। फिर चैलेंजेस आप जैसे कह रहे हो, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, खाद्य, रसद सामग्री, ये सारी चीज़ें पहुँचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पॉलिटिक्स को लेके आपकी क्या राय है? भारत की राजनीति अभी कैसी है आपके हिसाब से, आपके मायनों में? पहले की राजनीति में, अभी के राजनीति में क्या? क्योंकि आपने जिस दौर की आप बात करो, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री रहे, और आज के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। बीच में सबका कार्यकाल आना जाना का सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब इस सिलसिले को आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी जो मिलिट्री आदमी है ना, वो पॉलिटिशियन नहीं होता, पहली बात तो ये है। ये भारत की फौज है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है या जो भी गवर्नमेंट हमारा, उसको पूरा पूरा सहयोग होता है। आपने कभी हिंदुस्तान में देखा नहीं होगा कि कू हो गया, फलाना हो गया, जितने पड़ोसी मुल्क में देख रहे हैं। हमारे यहां कभी ऐसा नहीं होता। हमारी जो सेनाएं हैं वो बिल्कुल सरकार के साथ हैं। हाँ, परिवर्तन ये हुआ है कि थोड़ी ज्यादा आजादी मिली है, थोड़ी ज्यादा छूट मिली है, ज्यादा पावर मिले हैं कि फौज अपना काम ज्यादा आसानी से और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर सके। तो जो पॉलिटिशियन का काम है उनको करने दीजिए, लेट देम डू इट, जैसा भी आपने जिक्र किया पड़ोसी देशों का, जी, बांग्लादेश का आपने देख रहे हो हाल पूरा बेहाल हो गया। बिल्कुल। बांग्लादेश के पहले श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन तमाम देशों के साथ भी बड़ी अजीब सी दास्तान, बड़ी घटना घटी है। तो बांग्लादेश की जो घटना हुई है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं तो सब देशों के लिए एक चीज कहूंगा, जब ये अपनी अंदरूनी ताकतें जो हैं, जब ये बाहर के लोगों को बढ़ावा देती हैं, तभी ये इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। भारत देश पे कोई भी बाहर का पावर रूल नहीं कर सकता था अगर हमारे अपने बंदों ने सहयोग नहीं किया होता। तो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो हमने, देखिए, हमारे आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है चीजों में, लेकिन जहां देश का नाम आता है उसमें हमें एकता और अखंडता बना के रखनी है, उसमें हमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सर, एक और बात करते हैं, बांग्लादेश का तो अभी ताजा मामला है। जी जी। साथ श्रीलंका, अफगानिस्तान रहा, फिर बांग्लादेश अभी उस सिरे चढ़ा। उससे सोचा जाए, देखा जाए तो तीन मेजर प्रॉब्लम क्या है पूरी दुनिया में? मेजर प्रॉब्लम दुनिया में है पावर स्ट्रगल, कि हमारा डोमिनेंस हो। दूसरी चीज, लोग किस लिए लड़ते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, तेल, मेडिकल, ये सारा एक धंधा बन गया है दुनिया में। आम सप्लाई कौन देश करेगा? किस टाइप की मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाइयां क्या बिकेंगी, इकोनॉमी, हमारा पैसा, हमारी करेंसी चले, इन सब चीजों का स्ट्रगल बन गया है पूरी दुनिया में। फिर ये जो बड़े बड़े पावर हैं, ये इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर जो छोटे मुल्क होते हैं, कई बार वो इसका विरोध करते हैं। तो जब ये सारी इस प्रकार की चीजें चलती रहेंगी, देखिए, इंडिया एक ऐसा देश है, उसने कभी किसी के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया, कोई अतिक्रमण नहीं किया। भारतवासी बड़े शांत स्वभाव के लोग हैं कि तुम भी चैन से जियो और हमको भी चैन से जियो। और हमारी सरकारों की भी यही नीति रही है कि हमें आपसे कुछ नहीं उलझना है, हमें आप चैन से जीने। लेकिन कई बार जो है ना, लोग चैन से जीने नहीं देते हैं, तो फिर जो हमें अपनी तैयारी उस प्रकार की करनी पड़ती है। जैसे अभी आपने कहा कि बड़े लोग जो होते हैं वो अपना वो जमाने वर्चस्व कायम कर, ये सारी राजनीति इसीलिए होती है दुनिया में। बांग्लादेश में जो अभी घटना घटी है, तो इसमें अमेरिका का रोल है कुछ? अब देखिए, मीडिया तो ये कह ही रहा है कि अमेरिका का रोल है, कुछ ना कुछ, दे वांटेड टू डिस्टेबलाइज। एक सवाल और है सर, इसी से लगा, जब अभी बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, यहाँ की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना जी थी,
उनका इससे अभी 20 दिन 25 दिन पहले कई सारे देशों में उनका दौरा लगा, भारत भी वो आई जी जी, और भी तमाम हमारे पड़ोसी देशों में उनका दौरा रहा। तो क्या उनको पहले से अंदेशा रहा है क्या इस बात से कि कुछ न कुछ बड़ी घटना होनी है? देखिए मतलब अब ये कोई फिक्स जानकारी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन उस स्तर पे जब आप आते हैं तो आपके पास सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं से कोई इनपुट उनके पास ज़रूर होगा। अब वो किस लेवल का इनपुट था, उन्होंने उसको बिलीव किया नहीं किया, ये एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क वाला सवाल है। लेकिन फिर कुछ भी कहें, जो भी है, अल्टीमेटली उनकी जो सेना है, चाहे उन्होंने हाथ खड़े भी किए सेना ने, लेकिन सेना ने उनको सेफ पैसेज दिया और तभी वो हिंदुस्तान आ पाई। एक वेबसाइट है जिसको लेके बहुत चर्चा वेबसाइट रहती है अपने अपने, मैं अभी नाम नहीं ले सकता उस वेबसाइट का। उस वेबसाइट ने एक दावा किया कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसको लेकर विदेश मंत्री ने भी दावा किया कि भारत में बाहरी कुछ फाइनेंस को लेकर के या अतिक्रमण तमाम चीज़ों को लेकर, छोटी छोटी छीटाकशी को लेकर के वो कुछ फूट की राजनीति कर रहे हैं विदेशी। जैसे उन्होंने किसके ठिकाना पर उन्होंने नाम नहीं बोला, उस पर आपकी क्या है? अब देखिए कुछ ना कुछ छुटपुट तो चलता ही रहता है। अब देख ही रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, फार्मर्स प्रोटेस्ट, कहीं ना कहीं अब ये होंगी कुछ विदेशी ताकतें जो उसको इंस्टिगेट कर रही हैं। तो अब मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी तो इसकी नहीं है कि मैं आपको बोल पाऊँ कि इसके ऊपर ऐसा हो रहा है, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं से प्रोत्साहन मिलता है तभी ये चीज़ें होती हैं। सर आप यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं जी, और आपका पूरा जीवन काल यूपी में बीता। जी जी। पहले की प्रशासनिक व्यवस्थाएं और अभी की प्रशासनिक व्यवस्था में आप क्या अंतर देखते हैं? ये बहुत सुधार हुआ है, काफ़ी सुधार हुआ है। जो पब्लिक का इंटरेक्शन है वो बहुत हो गया है। अब आपके पास साधन भी हैं, आपको अपना कुछ ग्रीवियंस डालना है, कुछ तकलीफ है, आप डाल सकते हैं। तो इस सब टाइप के पोर्टल्स वगैरह भी आए हैं और जो प्रशासन है उसके ऊपर एक्शन भी लेता है। जो पहले था ना कि भी एक्शन नहीं हुआ या आपके पास साधन नहीं थे या आपको फिजिकली जाना पड़ेगा बातचीत करने के लिए, अब तो इंटरनेट, मेल, फलाना साइट्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, एक आम आदमी भी उसको एक्सेस कर सकता है। और जो प्रशासन है वो भी अवेयर हुआ है कि भाई जनता की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें जनता को क्या देना है, जनता हमसे क्या उम्मीद करती है देने के लिए। जैसे यूपी में 3 पार्टियां बड़ी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सपा। बसपा थी, अभी बसपा का थोड़ा सा मामला डाउन चल रहा है। अब सपोज 4 पार्टियां यूपी में बड़ी हैं, चारों पार्टियों का शासन रहा है। आपके ये पॉलिटिक्स से थोड़ा सा, मैं पर्सनली एक क्वेश्चन है ये कि सारी चीज़ों को हटा करके अगर देखा जाए पर्सनली आपका एक्सपीरियंस, तो पार्टियों में सबसे ज़्यादा आपको सुचारू रूप से विकास की तरफ किसका मोड़ रहा है? ये कहना देखिए बहुत मुश्किल है कि किसका क्या रहा। हर आदमी की अपनी एक दृष्टि होती है, उसके हिसाब से काम करता है ना। और देखिए सही आंकलन जनता लगा लेती है, अभी नहीं लगाएगी, 2 4 5 साल बाद लगा लेगी, और ये आंकलन होता ही है। अब जैसे 47 में क्या हुआ, लोग अभी आंकलन कर रहे हैं, तो ये आंकलन चलता रहता है। दिस इज अ कंटिन्यूअस एंड अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, यू नो। चेंज इज द ऑर्डर ऑफ द डे, जिसको आप बोलते हैं ना, चेंज नेसेसरी है, चेंज होता ही रहता है। तो ये डॉक्टरों की जो अभी डॉक्टरों को लेकर के जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, डॉक्टर एक का रेप हो गया, उसमें पूरा देश पूरे देश के डॉक्टर अभी धरना पे हैं, इसमें इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट है। ये तो बड़ा घिनौना अपराध है जिसने भी किया है, मैं तो यही कहूँगा। देखिए डॉक्टर एक हमारे रक्षक हैं एक प्रकार के, और उनके साथ ही अगर ऐसा होगा तो कौन आदमी इस लाइन में या कौन अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में इस सब टाइप का काम करना चाहेगा? अगर रात में सेफ ही नहीं होंगे आदमी तो फिर क्या होगा बताइए आप। ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की तरफ से न्यूज़ चैनलों को एडवाइजरी जारी की गई है, जिस एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी घटना को आप दिखाएं तो उसका समय, तारीख, डेट जरूर प्रकाशित किया जाए। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या सरकारी जो शासन में बैठे हुए, प्रशासन में बैठे हुए, इनकी तरफ से कुछ प्रेशर मुहैया करा जा रहा है मीडिया को लेके? इस पे आपकी क्या है? भाई मैं तो यही कहूँगा, जो चीज़ मीडिया दिखाता है उसके तथ्य होने चाहिए, बेसलेस कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब यू शुड हैव समथिंग टू शो इफ़ यू हैव सम करेक्ट इन्फॉर्मेशन और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। जैसे आपका जो भी कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में आपका विदेशी दौरे भी रहे होंगे, कभी आपकी मूवमेंट रही होगी, शासनिक लेवल पे भी आप बहुत सगर रहेंगे, आपने बहुत सारे पॉलिटिशियन से भी मिलना उठना बैठना रहा होगा। नहीं, पॉलिटिशियन से कोई मेरा मिलना बैठना उठना नहीं है। राजनीति से? नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, बिल्कुल नहीं। अभी आगे आप आजकल क्या कर रहे हैं? देखिए मेरा सिर्फ एक ही है ये मंशा और उद्देश्य कि दिस इज पे बैक टाइम टू सोसाइटी। समाज से मैंने जो लिया है मैं समाज को कुछ वापस करूं, तो आई जस्ट वर्क टूवर्ड्स सोशल कॉजेज, सोशल अपलिफ्टमेंट, ये मेरा उद्देश्य है। समाज अच्छा बने, देश और समाज में तरक्की हो, उत्थान हो, और सबके लिए ये जीवन रहने लायक बने, यही मेरी
सोच है और यही मेरी महत्वाकांक्षा। मानसून सत्र है, मानसून में आप अभी देख रहे हैं हर जगह सत्र भी चल रही है, मानसून सत्र भी चले, सारी चीज़ें हो रही हैं। मानसून को लेकर के इस बार बड़ी आपदाएं आई हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र रहे हैं जिस क्षेत्रों में बारिश का भी नामो निशान नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहाँ पे इतनी बारिश हुई है। सरकार से एक सरकारी हर साल मानसून सत्र आता है, हर साल सरकार की तरफ से जो नीचे श्रेणी के लोग हैं, जो डूबे वाले क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए पहले से सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं प्रोवाइड कराई जाती हैं? इतने लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है, इस पे आपकी क्या राय? मैं इसका एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूं आपको। हम हमेशा सरकार को ब्लेम करते रहते हैं। एक आम नागरिक का जो उत्तरदायित्व है वो उसने निभाया कि नहीं निभाया। अब मैं आपका ध्यान ले जा रहा हूं, जैसे ये प्रॉब्लम हुई ओड राजेंद्र नगर में, जो इलाके में पानी भर गया और कुछ बच्चों की जान चली गई। पानी भरा क्यों वहां पे? सबने कह दिया सफाई नहीं, मान लिया सफाई नहीं हुई है, वो एक अलग मुद्दा है, उसको आप टेक ऑन करिए। लेकिन क्या आप देखते नहीं हो कि लोग में इतना कचरा फेंक रहे हैं, गंद, बॉटल, प्लास्टिक के पैकेट, नाले जाम हो रहे हैं, सीवर जाम हो रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा डूब क्षेत्र में, आर पीपल अलाउड टू स्टे इन द डूब क्षेत्र? यहां सबकी मंशा होती है, जो जमीन का अतिक्रमण हो सकता है कर लो और बैठ जाओ वहां जाके, फिर हमारा वो जमीन हमारी हो गई, ठीक है नहीं? देखिए, कोई भी जब प्रोजेक्ट चलता है देश में, वो पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों की पार्टनरशिप होती है, दोनों का योगदान बराबर होता है। सिर्फ एक ही पार्टी से उम्मीद करना और हम नहीं करेंगे, बी ए गुड सिटीजन, फिर अगर कुछ ना करे कोई तो फिर आप उसमें एक में की राजनीति का जो मोटो है, उसमें ऐसा मोटो है कि वो आते ही जब चुनाव प्रचार होता है उस समय हर जनता के हम आपके लिए हर सुख दुख में खड़े हैं। आपने जैसा भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, उस जिक्र में आपने ये चीज को बताया कि हम लोग किसी के लिए बुरा कभी नहीं किया। जैसे लड़ाई की बात हुई, भारत कभी एक्शन नहीं किया किसी देश के प्रति, हमेशा आगे से एक्शन हुआ तो हमने रिएक्शन किया। तो जैसे राजनीति की बात की, तो राजनीति में हमेशा ऐसा मोमेंट आता, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता जाते हैं जनता के पास, आम जनता के पास, अपने तमाम ठीकरे फोड़ते हैं, हम आपके लिए ये मूलभूत सुविधाएं हम आपको देंगे, जिसमें बहुत सारी योजनाएं होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अब सीधेपन की बात है तो भारत में एक कौम ही पूरी है, पूरा हमारा एक नेचर ये कि सीधेपन के हिसाब से हम लोग जीवन को बिताते हैं। जैसे अभी आपके जिक्र, ये सवाल आपको कोई पॉलिटिकल लीडर को लाना चाहिए और उनको पूछना चाहिए यहाँ बिठा करके कि क्या है, कि भाई क्यों, क्या बोल रहे हैं, क्या उन्होंने पूरा किया, क्या नहीं पूरा किया। मैं इसके लिए सही व्यक्ति नहीं हूं कि इस सवाल का जवाब दे पाऊं मैं आपको। आगे आपका क्या कार्यक्रम होगा आगे आपकी समाज को लेकर? बस मैं यही जो कर रहा हूं, समाज के उत्थान के लिए सही शिक्षा और सही चीज बताना, सही ज्ञान देना, ये मैं करता रहता हूं। कोशिश करता हूं कि समाज का भला हो, कहीं नुकसान ना हो, लोग उठें, पढ़े लिखें, सामाजिक बने। मतलब ऐसा ना हो कि आज की लोग इतना वो हो गया ना कि पैसा, मनी माइंडेडनेस, एक दूसरे का गला काटने लगे। नहीं, एक आत्मीयता भावना है, तो वो मानवता बनी रहनी चाहिए। मानवता की खोज, ये हमारा टैगलाइन है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ग्रेट पोस्ट न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।